Very good morning to all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. Today we will study about Chapter 7, that is Control and Coordination from Class 10 NCERT Science Book. तो क्लास 10 के चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस हमने देखा था कि क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस बॉडी में परफॉर्म होते हैं लिविंग स्ट्रक्चर्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। तो जो बहुत सारे प्रोसेसेस, क्योंकि हमने ये बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर रहता है। उसमें कुछ सेल डैमेज होती हैं, कुछ न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होनी होती है। तो एक मेंटेनेंस फंक्शन चलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और इन मेंटेनेंस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसेस टुगेदर परफॉर्म होते हैं उनको हमने बोला था लाइफ प्रोसेसेस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि we had started with a notion we all have that if we see something moving it is alive। ये हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि यदि हम कोई भी मूवमेंट देखते हैं तो हमें ये लगता है कि समथिंग इज अलाइव। बट हमने ये भी देखा था कि ये जो कुछ मूवमेंट हैं दे आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ। जैसे कि प्लांट्स में मान लो कोई सीड जर्मिनेट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, हम देखेंगे कि पहले सीडलिंग आया, उसके बाद जो प्लांट ग्रो होना शुरू हुआ। तो ये सब क्या था कि मूवमेंट था इन रिस्पेक्ट टू ग्रोथ, मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ। बट मान लो कई बार ग्रोथ रुक जाए तो क्या हम यूं कह देंगे कि ये अलाइव नहीं है। ये सब हम इंट्रोडक्शन पार्ट में चैप्टर 6 में पढ़ रहे थे। अभी यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर 7 में भी। तब क्या, तो ये जो मान लो कुछ मोमेंट्स है, अगर हम बात करें किसी एनिमल्स में, किसी प्लांट्स में, एंड दैट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ। अगर हम बात करें कि मान लो कोई कैट रन कर रही है, चिल्ड्रन जो है दे आर प्लेइंग ऑन स्विंग्स एंड बुफेलो चूइंग कड, तो आर दिस मूवमेंट कॉज्ड बाय ग्रोथ? नो, ये जो मूवमेंट्स हैं दीज आर नॉट कनेक्टेड विद द ग्रोथ। तो हम कैसे मतलब एसोसिएट करते हैं कि कोई भी विजिबल मूवमेंट है वो लाइफ से जुड़ी हुई है, कैसे हम उसको कोरिलेट करते हैं? तो इसका पॉसिबल आंसर तो ये है कि वी थिंक ऑफ द मूवमेंट एज ए रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मान लो हमारी सराउंडिंग में जो भी चेंज होगा, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होगा, तो उसके रिस्पॉन्स में हम कोई भी मूवमेंट शो करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कैट रनिंग, तो मान लो कैट जो वो रन कर सकती है, मान लो हो सकता है उसने चूहा देखा हो या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है। तो we also think of movement as an attempt by the living organisms to use changes in their environment to their advantage। तो ये हमने बताया कि अपने environment में जो भी change होगा, अपने advantage के हिसाब से living organisms movement show करते हैं। तो movement जो है growth के respect में हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो all movements हैं they are in respect of the growth। अगर हम बात करें जैसे प्लांट्स हैं, दे ऑल्सो ग्रो आउट इनटू सनशाइन। जो चिल्ड्रंस हैं वो झूला झूलते हैं तो दे गेट प्लीजर। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे थे कि बुफेलो च्यू करती है तो दैट इज ऑल्सो नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। तो बुफेलो च्यू कट, वो क्या करेगी, क्योंकि उसको मान लो उसमें टफ फूड पार्टिकल्स हैं तो उनको ब्रेक डाउन करना है ताकि उनको इजीली डाइजेस्ट कर सके। व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आईज, तो क्या करेंगे? या फिर किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को हम टच कर लेते हैं तो क्या करेंगे? हमें लगता है कि हाँ कुछ तो हुआ है, तो क्या हुआ? वी डिटेक्ट द चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू इट विद द मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स। क्योंकि जैसे ही मान लो आपको गर्म ऑब्जेक्ट आप छूते हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप अपना हाथ तुरंत हटाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम और बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। So it apparent that all this movement in response to environment is carefully controlled। मतलब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे थे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने पढ़ना है। तो हमने अभी तक तो हमने ये समझा कि ये मूवमेंट होती क्यों है। मूवमेंट क्यों होती है कि इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चेंज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में हम क्या मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो मूवमेंट है ये कंट्रोल्ड वे में होती है। Each kind of change in the environment evokes an appropriate movement in response। जैसे अब बात कर रहे हैं, मान लो क्लास में बच्चे अपने क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो वो जोर जोर चिल्लाने की बजाय विस्पर करते हैं। तो ये मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं
कि उन्होंने देखा कि ये क्लास का इन्वायरमेंट है तो चिल्लाना नहीं है, उनको पता है, तो एक कंट्रोल्ड है, जो जो उनकी एक्टिविटीज है वो कंट्रोल्ड वे में है। तो कंट्रोल्ड मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ द वेरियस इवेंट्स इन द इन्वायरमेंट फॉलोड बाय ओनली करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। कहने का मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे हमने चैप्टर 6 में हमने पढ़ा ना कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है एक, जो हमारा खाना हम कैसे लेते हैं, कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं, कैसे उसको जो है बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना। तो सिमिलरली नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक नर्वस सिस्टम होता है, जो भी हमारे मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरमेंट उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिस्टम यूज करते हैं दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन कीपिंग विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये भी हमने बात की थी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमने बताया था कि उनके अंदर स्पेशल टिश्यूज होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन या स्पेशल फंक्शंस। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर यूज्ड टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। तो एनिमल्स के अंदर होता है नर्वस सिस्टम। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है दैट इज प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। यहाँ पे ये देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में केवल नर्वस टिश्यूज काम नहीं कर रहे हैं, नर्वस टिश्यू मस्कुलर टिश्यू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्लास 9th में ये पढ़ा भी गया है। और अब जैसे मान लो हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि मान लो किसी हॉट ऑब्जेक्ट को गलती से टच कर लेते हैं या किसी भी डेंजरस सिचुएशन में जो लिविंग बीइंग चला जाता है तो हमें क्या होता है, तुरंत पता चल जाता है और हम इसके लिए रिस्पॉन्स दिखाते हैं, कुछ एक्शन दिखाएंगे इन रिस्पॉन्ड टू इट। तो हाउ वी डिटेक्ट दैट कि वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। तो कुछ ना कुछ तो हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम होता होगा जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे जैसे हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया या कोई डेंजरस सिचुएशन है। तो ये कैसे पता चलता है, तो ये जो इन्वायरमेंट से ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट की जाती हैं, जो हमारी नर्व सेल्स हैं उनकी स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं। ये एक नर्व सेल दिखा रखी है और इनकी जो ये स्पेशलाइज्ड टिप्स है जिनको डेंड्राइट बोलते हैं, तो ये जो है डिटेक्ट करती हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं दे आर यूजुअली लोकेटेड इन अवर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स तो आपको पता ही होगा कि स्किन है, नोज, ईयर, टंग, आईज। जैसे ये सारे जितने भी रिसेप्टर्स है नर्व सेल्स के, ये सेंसरी ऑर्गन्स पे लोकेटेड होते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है ये डेंड्रिटिक टिप पे नर्व सेल के, फिर यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन सेट होती है और एक वो केमिकल जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है। तो ये समझने से पहले सबसे पहले हम एक बार इस फिगर को समझ लेते हैं। फिगर 7.1a जो यहाँ पे दिखाया है, ये जो है ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें ये आप देखेंगे कि ये सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और सेल बॉडी का आप ये देखिए ये जो फिंगर लाइक दिखा रखे हैं ये जो टिप है इनकी, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। और ये जो डेंड्राइट हैं यही आपके सेंसरी ऑर्गन्स पे लोकेटेड होते हैं, और जो भी आपके इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको रिसीव करते हैं। उसके बाद ये जो आपका सेल बॉडी है ये ज्वाइन होता है इसको ये जो आपका एक्सन एक्शन के साथ ज्वाइन होता है, और बाद में ये जो है नर्व एंड होती है। अब हम समझेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन रिसीव करती हैं। मान लो कुछ भी आपकी स्किन ने मान लो किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, तो मान लो स्किन पे जो आपकी न्यूरॉन्स है वो क्या करेंगे, ये जो डेंड्राइट्स हैं ये इंफॉर्मेशन को एक्वायर करेंगे कि यहाँ पे कुछ खतरा है। फिर क्या होगा, ये एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगी जिसकी वजह से फिर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करेंगे, सॉरी एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करेंगी। और फिर ये जो इम्पल्स जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगी ये ट्रेवल करेगी डेंड्राइट से सेल बॉडी में आएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये ट्रेवल करेगी डेंड्राइट से सेल बॉडी में, एंड देन अलोंग द सेल बॉडी से फिर किसके अलोंग जाएगी, एक्सॉन के अलोंग, अलोंग द एक्सॉन्स टू इट्स एंड। अब एंड में क्या है, नर्व एंडिंग में एट द एंड ऑफ द एक्सॉन जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो फिर से कुछ केमिकल रिलीज करेंगे।
और ये जो केमिकल्स हैं दे क्रॉस द गैप और सिनेप्स एंड स्टार्ट्स विद सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। अभी इसको थोड़ा सा समझाते हैं। ये देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि ये नर्व एंड हुई, यहाँ पे आपका दूसरा न्यूरॉन नर्व सेल शुरू हो जाता है। तो दूसरा नर्व सेल शुरू हो जाता है, दूसरे नर्व सेल की सेल बॉडी है और ये इसके डेंड्राइट्स हैं। तो यहाँ पे पहले वाले नर्व सेल ने अपना यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज किया। ये केमिकल ये जो गैप होता है दो नर्व सेल्स के बीच में, इस गैप को सिनेप्स भी बोलते हैं, इसको क्रॉस करता है और ये जो दूसरी नर्व सेल्स के डेंड्राइट होंगे वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। अगेन डेंड्राइट से सेल बॉडी में, देन एक्सॉन के थ्रू नर्व के एंड वाले पार्ट में, और सिमिलरली फिर से जो अगली नर्व सेल्स है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जा रही है, तो ये जो गैप है सिनेप्स है, इसको ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो क्रॉस करते हैं और एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। फिर मान लो जैसे ये यहाँ पे पार्ट बी में 7.1 फिगर 7.1 का जो बी दिखाया है, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो येलो कलर का दिखा रखा है ये आपका नर्व सेल्स न्यूरॉन्स दिखा रखे हैं, एक्सॉन से जो एंड नर्व एंड्स होती हैं, और जो ये पिंक में आपका जो है मसल्स फाइबर दिखा रखा है। तो यहाँ पे मान लो इसने इंफॉर्मेशन ये मसल्स फाइबर के ऊपर रिलीज की, इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो मसल्स फाइबर के ऊपर रिलीज करी। मसल्स फाइबर्स में ये जो रेड कलर के दिखा रखे हैं ये ब्लड कैपिलरीज दिखा रखे हैं। यहाँ पे ये आपकी सेल स्ट्रक्चर दिखा रखी है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म जो भी प्रेजेंट है। सो इन दिस वे क्या हुआ कि आपके नर्व सेल्स ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और उसको रिलीज किया है मसल्स फाइबर्स के ऊपर, या हम यूं कहें कि मसल्स टिश्यूज के ऊपर। अब आगे क्या होगा, अब मसल सेल्स अपना रिस्पॉन्स दिखाएंगे, क्योंकि जो एक्शन करती हैं वो मसल सेल्स करती हैं। इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम है नर्व सेल का और एक्शन लेने का काम है मसल सेल्स का। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट की बात करें कि इट इज नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं एंड स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे जो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर होती है, ये यहाँ से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हमने बताया था, एक बार अगर हम एक थोड़ा सा रिवीजन फिर से कर लें कि डेंड्राइट में इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी में मूव करेगी अलोंग द एक्सॉन, ये जो है नर्व एंडिंग तक जाएगी। वहां पे इसके जो दूसरी नर्व सेल्स है, दूसरा न्यूरॉन्स है, उसके भी डेंड्राइट्स हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल केमिकल्स जो है एक जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रही थी उससे एक केमिकल रिलीज होगा, और ये जो केमिकल्स है ये जो दो सेल के बीच में जो गैप है उसको क्रॉस करके दूसरी सेल तक पहुंच जाएगा। फिर से वही ऐसे ही ट्रांसफर होगा दूसरी सेल के डेंड्राइट से सेल बॉडी में अलोंग दी एक्सॉन नर्व एंडिंग तक। अगेन एक केमिकल रिलीज होगा जो फिर से इस गैप को या सिनेप्स को क्रॉस करेगा, और एंड में जो मसल सेल्स हैं उसके पास में इंफॉर्मेशन को रिलीज कर देगा। अब जो भी एक्शन लेना है मसल सेल्स विल टेक द एक्शन। तो ये हमने फिगर 7.1 और 7.2 को समझ लिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक छोटी सी एक्टिविटी 7.1 के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि मान लो अपने माउथ में आपने शुगर लिया तो उसका कैसा टेस्ट है। अब आप अपनी नोज को प्रेस कर सकते हैं बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर एंड देन ईट शुगर अगेन, और आपको ये देखना है कि क्या टेस्ट में कोई डिफरेंस है। सिमिलरली जब आप लंच करते हैं तो आप अपनी नोज को ब्लॉक करके एक बार नोटिस कर सकते हैं कि टेस्ट में कोई डिफरेंस है क्या। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है और बताना है कमेंट बॉक्स में, स्टूडेंट्स इस चीज को लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तो इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ योर नोज इज ब्लॉक्ड। कई बार जब कोल्ड हो जाता है तो क्या होता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ये आपको थोड़ा सा सोचना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।